हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। AK2 बीटेक 4 सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए सब्जेक्ट सॉलिड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। ये सब्जेक्ट हम गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के वीडियो में इस सब्जेक्ट का सिलेबस का इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूं। गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन पे उड़ान बैच लॉन्च किया जा चुका है सिविल इंजीनियरिंग 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए। इस उड़ान बैच में आपको टोटल 5 सब्जेक्ट मिल जाएंगे और साथ ही साथ इसमें आपको लेक्चर वाइज वीडियो लेक्चर और PDF वगैरह ये सब भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हुए आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। आपको गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में जाके एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। गेटवे क्लासेस की उड़ान एप्लीकेशन में उड़ान बैच में फॉलोइंग फीचर्स अवेलेबल हैं, तो आप इसको वन बाय वन देख सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर, ठीक है। यूनिट वाइज आपको टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर मिलता रहेगा। इसमें PDF नोट्स मिल जाएंगे। AK2 के PYQ हम कवर अप करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो AK2 में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी, DPB हम कवर करेंगे और वन शॉट रिवीजन वीडियो एवरी यूनिट का मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। साथ ही साथ में इसमें नया फीचर ऐड हुआ है, प्लेसमेंट की भी तैयारी साथ साथ आपको कॉम्बो पैक में अवेलेबल करा दी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपने सब्जेक्ट की, इंट्रोडक्शन टू द सॉलिड मैकेनिक्स। तो हर सब्जेक्ट की तरह इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट हैं, टोटल 5 यूनिट हैं। और इसका कंटेंट देख के ऐसा भी नहीं है कि आपको कंटेंट बिल्कुल नया लगेगा, कहीं ना कहीं आपका कंटेंट सुना हुआ होगा। तो पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टॉपिक का नाम है सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन। और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में आपको ऑलरेडी फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में नॉलेज है, स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, राइट। तो कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी आपने पढ़ रखा है, स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, पॉइजन्स रेशियो और जो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं जैसे यंग मॉडुलस हो गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, बल्क मॉडुलस हो गया, तो इन सब के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसमें 2 टॉपिक आपके नए जाएंगे, वार ऑफ बेरिंग क्रॉस सेक्शन और साथ ही साथ टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो इन दोनों पे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और साथ ही साथ ये कभी कभी ये ग्रेजुअल और सडन इंपैक्ट लोड और स्ट्रेन एनर्जी के भी न्यूमेरिकल बहुत ही कम चांस हैं, ज्यादातर चांस रहते हैं कि बार ऑफ बेरिंग क्रॉस सेक्शन और टेम्परेचर स्ट्रेसेस के न्यूमेरिकल आपके AK2 में पूछे गए हैं। तो वन बाय वन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे उन पे ज्यादा ध्यान देंगे और इसको कवर अप करते हुए चलेंगे। देखो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में ऑलरेडी आपको मालूम है और बाकी जब मैं लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो आपको और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो यूनिट नंबर 2 की अगर बात करें, इसमें टॉपिक आ जा रहा है शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट। तो मैकेनिक्स में जो आपकी 3rd सेमेस्टर में आपने मैकेनिक्स से पढ़ा था उसमें ऑलरेडी आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम और शेयर फोर्स डायग्राम का यूज कर चुके हो, उसको बनाना आप सीख चुके हो। अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको मैं याद दिलाऊंगा, लेट अस से कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम जिसके एक एंड पे हिंज सपोर्ट है और दूसरे एंड पे रोलर सपोर्ट है, इट इज सब्जेक्टेड टू अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, राइट। क्या आप इसका शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? अगर आपको इसकी लोड की वैल्यू पता चल जाए 20 किलो न्यूटन पर मीटर, तो पहले तो आप रिएक्शन कैलकुलेट करोगे। तो आपके एग्जाम में रिएक्शन कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन आता था 3rd सेमेस्टर में, और साथ ही साथ बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम का भी क्वेश्चन आता था। अब शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का मे भी आपने आसान क्वेश्चन करे होंगे 3rd सेमेस्टर में। यहां पर थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके टफ न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है ना, ओवरहैंगिंग बीम का भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का कंसेप्ट तो हमें एक बार रिवाइज करना है यूनिट नंबर 2 में, और साथ ही साथ अच्छे न्यूमेरिकल भी करने हैं। एक बार जब आप शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का कंसेप्ट समझ जाओगे तभी उसके बाद ही आप सेकंड टॉपिक पे आ पाओगे। द सेकंड टॉपिक इज डिफ्लेक्शन ऑफ बीम। तो जाहिर सी बात है, आप देख रहे हो कि सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस बीम के ऊपर अगर UDL लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो भाई मेरे थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ना, ये हॉगिंग और सैगिंग नाम के वर्ड आपने पढ़ रखे होंगे, राइट। तो आप देख सकते हो भाई थोड़ा सा डिफ्लेक्शन, जहां पर मैक्सिमम आपका मूवमेंट जनरेट हो रहा होगा उस जगह पे थोड़ा सा डिफ्लेक्शन होगा। अब डिफ्लेक्शन हो सकता है कि 2 mm का हो, 3 mm का हो, 4 mm का हो, 5 mm का हो। तो वो डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है हम इस टॉपिक में देखेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल होते हैं इसमें, लेकिन वो न्यूमेरिकल आपके तभी हो पाएंगे जब आप SFD BMD का कंसेप्ट आप क्लियर कर लोगे, उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। तो इसमें जो मेन टॉपिक आपका रहेगा मैकुलेस मेथड का,
मैकुलेस मेथड की मदद से हम बीम्स के ऊपर लगने वाले लोड, अब कैसा भी न्यूमेरिकल हो सकता है, उसमें यूडीएल भी लग सकता है, यूवीएल भी लग सकता है, पॉइंट लोड भी लग सकता है, किसी भी तरीके की आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम भी हो सकती है, और वैसी भी हो सकती है बीम आपकी फिक्स बीम, सॉरी कैंटिलीवर बीम भी हो सकती है, और सिंपली सपोर्टेड बीम भी हो सकती है। तो अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल इसमें आ जाएंगे, राइट। तो यूनिट नंबर 2 के दोनों टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और साथ में डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम। यूनिट नंबर 3 की बात करें तो ये भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो स्ट्रेसेस की हम बात करेंगे, फ्लेक्सुरल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। ये पूरा का पूरा यूनिट नंबर 3 वेल ऑर्गेनाइज सिलेबस है आपका, ये बिल्कुल इससे रिलेटेड है यूनिट नंबर 2 से। यूनिट नंबर 2 में आप क्या पढ़ते हो भाई, शियर फोर्स पढ़ते हो और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करते हो। अगर मैं शियर फोर्स की बात करूं, इस शियर फोर्स की वजह से शियर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात, इस शियर फोर्स की वजह से जब आप इसका शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे, ठीक है, अभी थोड़ा सा मेरे को रिकॉल नहीं आ रहा है, इस तरीके से जब आपका इसका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे तो शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कुछ आती थी और बेंडिंग मोमेंट की भी आप मैक्सिमम वैल्यू निकालते थे, राइट। तो जब शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लोगे तो कितना स्ट्रेसेस डेवलप हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेसेस भाई बेंडिंग हो रही है बीम में बेंडिंग हो रही है, तभी तो आप बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहे हो। उस बेंडिंग मोमेंट की वजह से बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 1, जो शियर फोर्स हो रहा है, एसएफडी डायग्राम बना रहा हूं, शियर फोर्स डायग्राम बना और उसकी वजह से भाई शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। तो ये हो गया आपका टॉपिक नंबर 2। तो ये बिल्कुल रिलेटेड है, जब तक स्टेप बाय स्टेप नहीं चलोगे आपको यूनिट नंबर 1 के बाद यूनिट नंबर 2 जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक भाई आपको कॉन्फिडेंस यूनिट नंबर 3 में नहीं आएगा, राइट। हालांकि बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन इसमें नहीं आते हैं, एसएफडी बीएमडी की बहुत डेप्थ में नॉलेज नहीं होनी चाहिए। हम सीधा सीधा इसमें क्या करेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाएगा डेरिवेशन ऑफ द बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। बेंडिंग स्ट्रेसेस को डिटरमाइन करना, किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए भाई, सर्कुलर सेक्शन के लिए, ये सब इसमें आ जाएगा। और अगर मैं शियर स्ट्रेसेस की बात करूं तो शियर स्ट्रेसेस इन द रेक्टेंगुलर सेक्शन, सर्कुलर और ट्रायंगुलर के न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, राइट। इसमें आपके न्यूमेरिकल आपके आई सेक्शन के भी आ जाते हैं, टी सेक्शन के न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो दोनों ही टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हो गए। अगर मैं बात करूं यूनिट नंबर 4 की, यूनिट नंबर 4 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, थ्योरीज एंड फेलियर एंड शॉर्ट कॉलम एंड स्ट्रक। देखो भाई ऐसा होता है कि अगर हम बात करें यूनिट नंबर 3 में हमने बात करी थी प्योर बेंडिंग की बात कर रहे हैं, प्योर बेंडिंग की बात करी हमने यूनिट नंबर 3 में, राइट। या फिर प्योर स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस की बात करी। जब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात करते हैं तो हम कंपाउंड स्ट्रेसेस की बात करते हैं। कंपाउंड स्ट्रेसेस यानी किसी भी कंपोनेंट जो कि बहुत सारे जिसमें अलग अलग तरीके के लोड्स लग रहे हैं, तो उन कंपोनेंट्स पे अगर एक से ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है, स्ट्रेसेस का थोड़ा सा आपको आइडिया है, नॉर्मल स्ट्रेसेस हो गई, शेयर स्ट्रेसेस हो गए, बेंडिंग स्ट्रेसेस हो गई, टॉर्शनल स्ट्रेसेस हो गई। अगर एक से ज़्यादा स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं तब हमें वही इस्तेमाल करना पड़ता है कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में कुछ इसमें डेरिवेशन भी रहेंगे। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का कंसेप्ट रहेगा, यानी जब कंपाउंड स्ट्रेसेस की बात करेंगे, कोई भी कंपोनेंट में अलग अलग तरीके की स्ट्रेसेस साइमल्टेनियसली जनरेट हो रही हैं, तब इस कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन हम करेंगे, राइट। थ्योरीज ऑफ फेलियर, ये पूरी की पूरी रिलेटेड आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस से। देखो भाई आपके पास क्या होता है, मैकेनिकल या फिर किसी भी लेबोरेटरी में एक सिंगल, जैसे आपको अगर मैं इस सिलेंड्रिकल बार की बात करूं, इसको अगर मैं खींचूंगा तो ये टूट जाएगा। खींचने पे मैं केवल और केवल टेंसाइल लोड लगा रहा हूं। अगर इसमें साथ में बेंडिंग भी लग जाए और टॉर्शन भी लग जाए, समझ रहा हूं मेरी बात, अगर बेंडिंग, टॉर्शन और टेंसाइल लोड अगर एक साथ लग जाए तो भाई आपके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जो इसके अंदर डेवलप स्ट्रेसेस को कैलकुलेट कर सके, या फिर मतलब लेबोरेटरी में आपकी ऐसी मशीन नहीं होती है। तो उसके लिए भाई थ्योरीज दी गई, मैथमेटिकल थ्योरीज, अलग अलग विद्वान हुए, अलग अलग स्कॉलर हुए, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी, बताया कि भाई कोई भी कंपोनेंट है जिसमें मल्टीपल कंपाउंड स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं या फिर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोडिंग कंडीशन होती है, तो इनकी थ्योरी इस्तेमाल करके आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। कॉलम एंड स्ट्रक में आपको क्या पढ़ना है, तीसरा टॉपिक है। देखो अगर मैं बात करूं बीम की, जैसे मैंने इधर डायग्राम बनाया था, अगर मैं बीम की बात करूं तो बीम तो हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है, लेकिन किसी भी फ्लाईओवर में ये बीम सपोर्टेड होती है किस पे, कॉलम पे होती है। या फिर हम अपने घरों में भी बात करें
तो स्ट्रक्चर जब बनता है तो कॉलम कॉलम के ऊपर बीम लगाई जाती है, जिससे कंस्ट्रक्शन किसी भी बिल्डिंग में किसी भी घर में कॉलम भी खड़े किए जाते हैं और बीम भी लगाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको मालूम है। तो ये कॉलम एंड स्ट्रक्चर आपका थर्ड टॉपिक हो गया, जो कि हमें यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने बीम के कंसेप्ट देखो क्लियर हो गए, बीम पे लगने वाले स्ट्रेसेस डेवलप कितने हो रहे हैं ये अगर आपको पता चल गया तो वो वाला टॉपिक आपके लिए आसान हो जाएगा। कॉलम एंड स्ट्रक्चर में भी उसी तरीके से कॉलम की कंडीशन आ जाती है कि कॉलम दोनों एंड से फिक्स है या एक एंड पे फिक्स है और दूसरे एंड पे फ्री है, तो इस तरह की कंडीशन इसमें आ जाती है। यूनिट नंबर 5 की अगर बात करें, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टॉर्शन ऑफ द सर्कुलर शेफ्ट एंड थिन सिलेंडर। देखो भाई, टॉर्शन वर्ड किससे लिया गया? टॉर्क से लिया गया है। और टॉर्क आपको पता ही है, टॉर्क एक तरीके का मूवमेंट ही होता है, राइट। जब हम बात करते हैं कि कोई भी पुली है, सपोज कोई पुली है या फिर कोई फ्लाई व्हील है, तो फ्लाई व्हील अगर रोटेट कर रहा है, अगर किसी सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है फ्लाई व्हील, तो इसको हम प्योर रोटेशन करते हैं। किसकी वजह से रोटेट करता है भाई? किसकी वजह से रोटेट करता है? टॉर्क की वजह से रोटेट करता है, यानी उसमें टॉर्शन डेवलप हो रहा है। तो उस टॉर्शन की वजह से टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। जैसे हमने प्योर बेंडिंग का एक डेरिवेशन किया, यहां भी हम टॉर्शनल शियर स्ट्रेसेस के लिए एक डेरिवेशन करने वाले हैं, और उसी डेरिवेशन के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल होंगे जो हम सॉल्व करेंगे, राइट। तो टॉर्शनल मूवमेंट, रेजिस्टेंस हो गया, पोलर सेक्शन मॉडुलस, तो यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के भी कंसेप्ट आ जाएंगे, जो ऑलरेडी आपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का कंसेप्ट आपका यूनिट नंबर 3 में भी आएगा और यहां भी आएगा। बिना मूवमेंट, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के कंसेप्ट से एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की मैं बात कर रहा हूं, जो कि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। इन सब फार्मूला में जब डिराइव करेंगे तो ये सब चीजें यहां भी आएंगी, राइट। तो कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन के न्यूमेरिकल भी इसमें आ जाएंगे, टॉर्शन में ही आ जाएंगे। कंबाइंड मतलब जब एक से ज्यादा तरीके की स्ट्रेसेस या लोडिंग कंडीशन आ रही है। नाउ थिन सिलेंडर की बात करें, देखो आपने सुना होगा, बॉयलर की बात सुनी होगी, कंप्रेसर सुना होगा, प्रेशर वेसल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े साइज के प्रेशर वेसल होते हैं, एक कमरे के साइज के प्रेशर वेसल होते हैं, या छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। तो उन प्रेशर वेसल का डिजाइन कैसे किया जाए? दैट प्रेशर वेसल इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर। ठीक है, तो ज्यादातर उनका जो शेप होता है वो सिलेंडर का शेप होता है। अच्छा, यहाँ 2 टॉपिक होते हैं, थिन सिलेंडर भी होता है, थिन मतलब पतला सिलेंडर भी होता है, और थिक सिलेंडर भी होता है। थिक सिलेंडर पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी ने वो हटा दिया है। तो थिन सिलेंडर के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होते हैं। थिन सिलेंडर मतलब हल्की एप्लीकेशन के लिए हो गया, जहां पर जनरेटेड प्रेशर कम है या तो वहां पर थिन सिलेंडर का यूज किया जाता है, राइट। तो थिन सिलेंडर में कौन कौन सी स्ट्रेसेस थिन सिलेंडर में डेवलप होती हैं, हुप एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं, और किस तरीके से स्ट्रेन फिनोमिना इसमें होता है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये यूनिट नंबर 1 2 3 5 का मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, और इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।